नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है जीवन संगिनी, जिसके 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर ये पार्ट आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले आपको 7 पार्ट ज़रूर पढ़ने चाहिए और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीवन संगिनी नाम से प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें जाकर के वो 7 पार्ट पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद ये 8वां पार्ट पढ़ें। तो चलिए अब हम इस 8वें पार्ट को शुरू करते हैं। अधिराज एक रूम में बैठकर शराब पीने लगा था। एक बेहद ही सुंदर लड़की आकर उसके करीब बैठ जाती है और उसके हाथ से शराब का गिलास छीन लेती है। तुम करना क्या चाहते हो? मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। खुद को इतनी तकलीफ़ आखिर क्यों दे रहे हो तुम? अपनी फैमिली को बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अधिराज उस लड़की को गुस्से में देखता है और उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वह ज़मीन पर गिर जाती है। माना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह बात मैं तुम्हें पिछले 3 सालों से समझा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो जो सपना मेरे माता पिता ने और मैंने इतने सालों से देखा है वह बेकार हो जाएगा। मुझे यह साम्राज्य कभी नहीं मिलेगा। राजा साहब ने अपनी वसीयत में लिखा है कि जो राजकुमारी का पति होगा उसी का अधिकार होगा इस संपत्ति पर। अगर मैंने तुमसे शादी कर ली और यह बात किसी को पता चल गई तो मुझे यह दौलत नहीं मिलेगी, जिसके लिए कितने सालों तक मैंने इंतज़ार किया है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वह राजकुमारी कहाँ चली गई। मेरे बाप का कहना है कि वह जिंदा है। जिंदा है तो कहाँ है? मैं इतने सालों से पागलों की तरह हिंदुस्तान के हर कोने में उसे ढूंढ रहा है, लेकिन वह आज तक नहीं मिली। और अगर वह जिंदा ही नहीं हुई तो क्या तुम पूरी ज़िंदगी इसी तरह बैठे रहोगे और मैं तुम्हारे इंतज़ार में बूढ़ी हो जाऊंगी? पिताजी के किसी वफ़ादार नौकर ने 3 महीने पहले राजा साहब की वफ़ादार नौकरानी को भोपाल में देखा था। पिताजी का कहना है कि वही नौकरानी राजकुमारी को लेकर भागी थी। राजकुमारी उसी के पास होगी, लेकिन जब वह नौकरानी मिल नहीं रही है। अधिराज, अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते हो तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। क्यों मुझे इतना दर्द दे रहे हो? क्योंकि तुम मेरी ज़रूरत हो। जब तक राजकुमारी से मेरी शादी नहीं हो जाती और वह मेरी ज़िंदगी में नहीं आ जाती, क्योंकि मैं हर दिन एक नई लड़की के साथ बिस्तर गर्म करके खुद को कैरेक्टरलेस साबित नहीं करना चाहता। इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए खिलौना हूँ, जिसके साथ तुम जब तक खेलोगे जब तक तुम्हें नया खिलौना नहीं मिल जाता। मैं भी इंसान हूँ, मेरे पास भी दिल है। पत्थर की नहीं हूँ मैं। फालतू बातें मत कर। कुछ नहीं था तेरे पास। आज मेरी वजह से तेरे पास बंगला है, गाड़ी है, सारे घर वाले सुकून से खा रहे हैं, तेरे भाई बहन की परवरिश हो रही है। और जब तेरे सर से अगर मैंने अपना हाथ हटा लिया ना, तो फिर से सड़क पर आ जाएगी। मेरे साथ रात बिताने के बदले कितने ऐशो आराम मिल रहा है। और क्या चाहिए तुझे? राजकुमारी से शादी करने के बाद तब क्या होगा मेरा? मैं तो फिर भी सड़क पर ही आ जाऊंगी ना। बिल्कुल नहीं। किसने कह दिया कि शादी करने के बाद मैं तेरे पास नहीं आऊँगा? दुनिया की नज़रों में वो मेरी पत्नी रहेगी, लेकिन फिर भी तेरे पास आता रहूँगा, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। तेरी करीबी मुझे बहुत सुकून देती है। अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हो? क्या नसीब पाया है मैंने, प्यार किया तो भी एक पत्थर दिल से, जो मुझे कभी वह सम्मान नहीं दे सकता जो कि हर लड़की चाहती है। अधिराज गुस्से में खड़ा होता है, एक नज़र उस लड़की की तरफ देखता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। वह लड़की वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। अधिराज अपनी गाड़ी में आकर बैठता है। तभी उसके पास उसके मैनेजर का फ़ोन आता है, जो उसे बताता है कि कल उसकी मीटिंग भोपाल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अभिमन्यु अग्रवाल के साथ है, इसलिए उसे भोपाल पहुंचना होगा। मन तो अधिराज का नहीं था, लेकिन फिर भी यह डील बहुत इम्पोर्टेंट थी। वैसे भी राजा साहब की संपत्ति के नाम पर उसे कुछ नहीं मिला था। वह और उसके माता पिता अभी तक इस संपत्ति के सिर्फ केयर टेकर ही बनकर रह पाए थे, क्योंकि सारी संपत्ति तो राजकुमारी के नाम थी, और राजकुमारी कहाँ थी ये किसी को नहीं पता। सलोनी अभिमन्यु के पास आकर बैठ जाती है, जो लैपटॉप में काम करने लगा था। अभिमन्यु के पास से लैपटॉप हटाकर सलोनी उसके सामने आकर बैठती है। क्या बात है मैडम, बहुत रोमांटिक मूड में लग रही हो आज। स्टॉप इट। अभी मैं यहाँ पर तुमसे कुछ और बात करने आई हूँ। आज तुमने विशाल भैया से ऐसा क्या कह दिया कि वह तुमसे इतना नाराज़ थे? अभिमन्यु अपनी आंखें छोटी कर लेता है। कुछ नहीं, उसके और मेरे बीच की बात है। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, इस बात पर तुम्हें भरोसा है या नहीं? मेरे सिवा तुम किसी और की हो भी नहीं सकती। तुम मेरी वाइफ हो, मेरी लाइफ हो। फिर तुम्हें इतना गुस्सा किस बात पर आ जाता है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी और भैया के बीच में क्या बात है। तुम उन पर शक करते हो। अगर मैं किसी और से बात करने लगी
तो भी मुझे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि तुम सिर्फ मुझसे बात कर सकती हो। औरत की ज़िंदगी में पति के अलावा और भी मर्दों के साथ रिश्ते होते हैं, जैसे पापा जी हैं, दादाजी हैं, विशाल भैया हैं, वह मेरे भाई हैं। मैं उन्हें भाई की तरह मानती हूँ। कोई लड़का मेरा दोस्त भी हो सकता है, लेकिन तुम हो मुझे सिर्फ खुद तक ही सीमित रखना चाहते हो। हर रिश्ते की अपनी अलग मर्यादा होती है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? अभिमन्यु सलोनी को अपनी गोद में बिठा लेता है और उसके बालों को सही करने लगता है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा भी है और मैं ये सारी बातें समझता भी हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत अजीब फील होता है। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे बस यह लगता है कि तुम सिर्फ मुझे देखो, मुझे पसंद करो, मुझसे बात करो, बस तुम्हारी लाइफ सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमे। तुम जानते हो तुम जैसी बातें कर रहे हो उसे क्या कहते हैं? मुझे तुम्हारी आंखों में जुनून दिखाई देता है। तुम्हारे इस जुनून से मुझे बहुत डर लगता है। हो सकता है कल तुम गुस्से में इसी जुनून में आकर कोई गलत कदम ना उठा दो। सबसे पहले तो मेरे सिर पर हाथ रखो और मुझे वचन दो, मेरी कसम खाओ कि तुम गुस्से में आकर कोई भी कदम बिना सोचे समझे बिल्कुल नहीं उठाओगे। एक बार मेरे बारे में ज़रूर सोचोगे। ओके ठीक है मैडम, कल मीटिंग है, तैयारी कर लूँ? तुम जाकर सो जाओ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। सलोनी अभिमन्यु के गाल पर किस करके जाने लगती है। अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर कहता है, मैडम मुझे इस तरीके का किस नहीं चाहिए। मेरे करीब आओ और मेरे लिप्स पर मुझे किस करो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अजीब हो ना, ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे आता ही नहीं है, तो फिर मैं किस दिन के लिए हूँ? आज के बाद हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे। मैं एक अच्छा टीचर हूँ। अपने स्टूडेंट को मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। धत बेशरम कहीं के। हाय मैं मर जाऊँ तेरी इस अदा पर। अभिमन्यु खड़े होकर सलोनी को अपनी बाहों में ले लेता है और उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। अधिराज मीटिंग के लिए भोपाल पहुंच जाता है। अभिमन्यु की ऑफिस में पहुंचकर अभिमन्यु का इंतजार करता है। अभिमन्यु किसी जरूरी काम से थोड़ा सा मीटिंग में आने से लेट हो गया था। जैसे अभिमन्यु और सलोनी मीटिंग रूम में पहुंचते हैं, अधिराज की नज़रें सलोनी पर टिक जाती हैं। क्या बात है, यहाँ तो आते ही खूबसूरती के दर्शन हो गए। सॉरी मिस्टर ठाकुर, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया, आपको मेरा इंतज़ार करना पड़ा, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर अग्रवाल, यह सब तो चलता रहता है। फिलहाल आपकी असिस्टेंट, यह मेरी वाइफ है सलोनी अभिमन्यु अग्रवाल। अच्छा सॉरी, मुझे लगा शायद आपकी। अधिराज चेहरे पर मुस्कान लेकर सलोनी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन सलोनी उसे नमस्कार कर लेती है, जिसकी वजह से अधिराज अंदर से गुस्सा जाता है, लेकिन वह अपने फेस पर आने नहीं देता। पूरी मीटिंग में उसकी नज़रें सलोनी पर रहती हैं। अभिमन्यु जब उसे सलोनी की तरफ देखता पाता है तो उसका गुस्सा भी 7वें आसमान पर था, लेकिन सलोनी आंखों से उसे शांत कर देती है। मीटिंग पूरी होते ही अभिमन्यु अधिराज से कोई बात किए बिना ही सलोनी का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाता है। अधिराज अपने मैनेजर से मुस्कुराकर कहता है, हमें ये बहुत पसंद आया, हमें इसके साथ आगे भी काम करना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट के अलावा भी हमारे बाकी प्रोजेक्ट इनके साथ करने की थोड़ी सी प्लानिंग करना। आज हम अपनी तरफ से सबको पार्टी देना चाहते हैं, तो आप मिस्टर अग्रवाल को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि शाम को वह हमारे बंगले पर पहुंच जाएंगे और शाम को पार्टी की तैयारियां करो। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मिसेज सलोनी अग्रवाल आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। पता नहीं आप में ऐसा क्या है कि मेरी नज़रें आपसे हट ही नहीं रही हैं। काश कि आप मुझे पहले मिली होती। अभिमन्यु गुस्से में अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और बार बार उसी पल को याद करता है जब अधिराज उसकी सलोनी को देख रहा था। सलोनी अभिमन्यु को समझाने की कोशिश करती है, मैं मिस्टर ठाकुर के साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं करूँगा। देखा नहीं किस तरह से वह तुम्हें देख रहा था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई तुम्हें इस तरीके से देखे। हे भगवान, क्या यह आदमी पूरी दुनिया की नज़रें फोड़ कर रखेगा कि कोई भी मुझे नहीं देखे? देखता है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें देखती हूँ ना, तुम्हारे सिवा किसी को नहीं देखती, क्या फ़र्क पड़ता है? और प्लीज़, यह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर यह नहीं हुआ तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तुम नहीं चाहते हो कि हमारी कंपनी नंबर 1 पर बनी रहे, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करो। अभिमन्यु सलोनी को कमर से पकड़कर अपने करीब करता है और उसके गाल पर एक प्यारा सा किस कर देता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी नज़रें तुम्हें देखें और तुम्हारी नज़रें सिर्फ मुझे देखें, इसके अलावा तुम्हें और कोई ना देखे। तो मेरे प्यारे पतिदेव, आप मुझे लेमिनेट करवा कर अपनी जेब में रख लीजिए, इसके अलावा दूसरा कोई भी चारा नहीं है। विशाल अंदर आकर बताता है कि मिस्टर ठाकुर के घर पर पार्टी है और वह आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे साथ करना चाहते हैं। मुझे उनके साथ बैठक करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है।
यह प्रोजेक्ट करने के बाद आगे मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता और फिलहाल तुम हमारी तरफ से पार्टी में चले जाना। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। जब ऑफिस में वह मेरे साथ होने पर इस तरह नज़र रख सकता है तो पार्टी में पता नहीं क्या करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोजेक्ट पूरा होते होते मेरे हाथ से किसी का खून हो जाए। विशाल और सलोनी इस तरह उसकी तरफ देखते हैं जैसे वह किसी पागल को देख रहे हों। अभिमन्यु दोनों की तरफ देखकर कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए प्लीज़ मुझे इस तरह से मत देखो। सलोनी कहती है, हम पार्टी में जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। यह एक बिजनेस पार्टी है, क्या चाहते हो तुम? शाम को किसी तरह समझा बुझा कर सलोनी अभिमन्यु को लेकर पार्टी में पहुंचती है। सलोनी को देखते ही अधिराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वह दूर खड़ा होकर सलोनी की तरफ देखता है। क्या बात है, मैंने आज बहुत लोगों के साथ बिजनेस किया है, लेकिन मिस्टर अग्रवाल के साथ डील करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है और शायद आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है। काफ़ी किस्मत वाले हैं जो इतनी खूबसूरत बीवी मिली है, लेकिन लगता नहीं है कि अधिराज बेटा तुम्हारी यहाँ पर दाल गलने वाली है, क्योंकि यह आदमी अपनी बीवी को लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव नज़र आ रहा है। अधिराज जैसे ही अभिमन्यु और सलोनी की तरफ बढ़ता है, अभिमन्यु तुरंत सलोनी को आंखों से दूर जाने का इशारा करता है, जो समझकर सलोनी तुरंत दूसरी तरफ चली जाती है जहाँ पर कुछ लेडीज़ खड़ी होकर बातें कर रही थी। उन्हीं के पास जाकर बातें करने लगती हैं। अधिराज का चेहरा थोड़ा उतर जाता है, लेकिन फिर भी वह जाकर अभिमन्यु से मिलता है। पार्टी में अभिमन्यु एक पल के लिए भी सलोनी को नहीं छोड़ता, हमेशा उसके साथ रहता है और जैसे ही ये अधिराज को देखता है ना, कभी सलोनी को दूर भेज देता है, कभी उसे अपने पास करीब कर लेता है। कुल मिलाकर वह अधिराज की नज़रों से सलोनी को दूर रखने की कोशिश करता है। पार्टी में सारे कपल डांस करने लगते हैं। अधिराज हाथ में दूध का गिलास लेकर बैठ जाता है। अभिमन्यु सलोनी को लेकर डांस करने के लिए जाता है। अधिराज दूर से उन दोनों को देखता है। एक लड़की अधिराज के पास आकर डांस के लिए कहती है तो अधिराज उसके साथ डांस करने के लिए चला जाता है। इधर अभिमन्यु और सलोनी एक दूसरे में खोए हुए थे। अधिराज कब उनके करीब पहुंच जाता है उन दोनों को ध्यान ही नहीं रहता। अधिराज सलोनी की तरफ देख रहा था। अचानक उसकी नज़र सलोनी के हाथ पर पड़ती है, जिसे देखते ही उसका माथा घूम जाता है। वह तुरंत उस लड़की को खुद से दूर करता है और सलोनी के हाथ की तरफ ध्यान से देखता है। इसके बाद वह तुरंत अपना मोबाइल ऑन करके कुछ देखता है। उसे देखने के बाद उसके माथे पर पसीना आ जाता है। वह तुरंत वहाँ से दूर जाता है और किसी को फ़ोन करता है। मुझे एक बात बताइए, क्या राजकुमारी के हाथ पर यह शाही निशान था? हाँ बिल्कुल था। लेकिन यह सवाल आप क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इस वक्त मेरे सामने एक लड़की खड़ी है जिसके हाथों पर बिल्कुल वैसा ही निशान है। इसका मतलब मैं क्या समझूं? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ध्यान से देखो, क्या वह वही निशान है? अगर हो तो इसका मतलब है हमारी तलाश पूरी हो गई। हमें निरुपमा को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो सीधे राजकुमारी मिल गई। लेकिन वह किसी की पत्नी है, उसकी शादी हो चुकी है। सबसे पहले मुझे कंफर्म कर लेने दो, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगा। अधिराज एक नज़र सलोनी की तरफ देखता है और फिर किसी को फ़ोन करके सलोनी की पिक्चर्स से भेजकर सलोनी के बारे में सारे डिटेल्स निकालने के लिए बोलता है। अधिराज के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। क्या यही राजकुमारी है? और अगर यही राजकुमारी है तो अब मैं क्या करूँगा? इसकी तो शादी हो चुकी है। एक बात बताइए, इसकी तो शादी हो चुकी है और इस वक्त मेरे सामने अपने पति की बाहों में बाहें डालकर खड़ी है, तो क्या हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा? हमारी इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी? अधिराज, आप कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं। आप भूल गए, दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे इस जायदाद के लिए। हमने बहुत कुछ किया है और थोड़ा बहुत और ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। किस्मत में हमारे साथ है, तभी इतने सालों बाद हमें राजकुमारी मिली है। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा ही करते जाइए। सलोनी, मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे अधिराज ठाकुर कुछ सही समझ में नहीं आता है। फिर से वही बातें, अभी मैंने आपसे कहा था ना कि आपको किसी और पर नहीं, कम से कम अपनी पत्नी पर तो भरोसा होना चाहिए। दुनिया की नज़रें हैं, देखेंगे, लेकिन मेरी नज़रें तो सिर्फ तुम्हें देखती हैं। फिर भी अच्छा चलो, मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है बिस्तर पर। यहाँ पर रहने से कोई भी फ़ायदा नहीं है, चलते हैं। धीरे धीरे आप कुछ ज़्यादा ही बेशर्म नहीं होते जा रहे हैं? हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, बाकियों के लिए मैं आज भी वही डेविल अभिमन्यु अग्रवाल हूँ। अरे लगता है मिस्टर एंड मिसेज अग्रवाल यहाँ से चले गए हैं। कोई बात नहीं, आज के बाद भी वैसे भी तुम दोनों की बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब अधिराज ठाकुर की नज़र जो तुम पर पड़ गई है। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वह तुम्हें गलती से मिल गई। अभिमन्यु अग्रवाल जी, अब तुमसे वापस कैसे लेनी है यह मुझे सोचना पड़ेगा। सलोनी घर आती है। दादी तुरंत उसके पास
उसे अपने पास बुलाती है और अभिमन्यु एक नज़र सलोनी की तरफ देखता है और फिर ऊपर चला जाता है। आज पता नहीं दादी को सलोनी से ऐसी कौन सी बात करनी थी। जी दादी कहिए, सबसे पहले तो मुझे यह बता कि तेरे और अभिमन्यु के बीच में अब सब कुछ ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं सीधे सीधे बात करती हूँ, घुमा फिरा कर बात करने वाली आदत नहीं है मेरी तेरी सास की तरह। नीलिमा जी तुरंत कहती हैं, अब मैंने क्या कर दिया माँ जी? मैं तो हमेशा सारी बातें सड़क की तरह बिल्कुल सीधी ही करती हूँ, कभी कभी आप ही जलेबी की तरह गोल गोल बातें करती हैं। बस शुरू हो गई तेरी तो आदत है मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की। थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद करके क्यों नहीं बैठ सकती? सलोनी बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मेरी सहेली को कल परसों पर पोता हुआ है, बड़ी खुशी थी। उसका पोता भी अभिमन्यु के साथ का है। मुझे भी मरने से पहले एक बार पोते का मुँह तो कम से कम दिखा दो। सलोनी हैरानी से दादी की तरफ देखती है। अभी बैठे बैठे ही बच्चों की डिमांड कहाँ से आ गई? अरे अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं। यही सोच रही थी ना कि अभी तो शादी को सिर्फ 4 महीने हुए हैं, इतनी जल्दी? बच्चों की जिम्मेदारी तुम दोनों नहीं उठाना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम दोनों पैदा करके मुझे दे दो, मैं पाल लूँगी। वैसे भी अभिमन्यु को कौन सा तेरी सास ने पाला है? उसे भी मैंने ही पाला है। अरे बाप रे, यह तो मन की बात भी पढ़ लेती है। बहुत बड़ी ज्ञानी है, इनसे तो बहुत संभल कर रहना होगा। अब मैं इनकी बातों का क्या जवाब दूँ? जाओ और जाकर अपने पति से बात करो और जल्दी से जल्दी 9 महीने के अंदर मुझे बच्चा दो। हर काम में मेरी वह सहेली मुझसे पीछे रहती है। हमेशा मैं अव्वल रहती थी, आज पहली बार मैं उससे पीछे हो गई। वह मुझसे पहले दादी बन गई और मैं अभी तक नहीं बन पाई। सलोनी का दिल कर रहा था कि वह दादी की इस बात पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अब भला इस बात पर भी कंपटीशन होगा? हे भगवान, मैं क्या करूं दादी का? तो क्या आप तुम्हारे कंपटीशन के लिए बच्चे अपनी खुशियों के बलिदान करते हैं? श्रीमती जी, कभी कभी तो समझदारी वाली बातें कर लिया करो, ताकि तुम्हारी बातों से बच्चों को यह लगे कि उनकी दादी सियानी हो गई है। आ गए तुम, मैं जानती थी अभी तक काला कौवा आया क्यों नहीं मेरी बात पर टांग अड़ाने। एक तुम्हारी ही कमी थी, तुम भी 4 बातें सुनाकर पूरी कर लो। लेकिन सलोनी, मैं तुझे बता दे रही हूँ, मुझे जल्द से जल्द जवाब चाहिए। मैं देता हूँ उसकी तरफ से जवाब। अभी वह दोनों बच्चों की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। अभी उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, कम से कम 2 साल दोनों को अच्छी तरह हंस खेल लेने दो। हाँ तो फिर ठीक है, मैं चली वृंदावन जहाँ इसकी माँ गई है, ना उसी के साथ बैठकर भगवान के भजन करूँगी। मुझे नहीं रहना इस घर पर। घर गृहस्थी में तुम संभालो और तुम्हारी ये दोनों बहुएं संभालें। आज ही अपनी वीआईपी पैक करके चली जाती हूँ। जाने कितनी बार इस तरीके की धमकी दे चुकी है, लेकिन जाती कभी नहीं है। मैं तो नज़रें बिछाकर बैठा हूँ कि कब जाएगी। मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम चुपचाप क्या बातें कर रहे हो? सलोनी परेशान से अपने कमरे में आती है। अभिमन्यु पूछता है, आखिर दादी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हारे चेहरे पर 12 बज गए हैं? जब सलोनी पूरी बात उससे बताती है तो अभिमन्यु भी परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि उसकी दादी कितने बड़े लेवल की जिद्दी है। अगर उन्होंने डिमांड कर दी तो इसका मतलब अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना दादी चैन से जीने नहीं देगी। क्या सोच रहे हो? अब हमें दादी को क्या जवाब देना है? क्या देना है सलोनी? हमें दादी की बात माननी पड़ेगी। बचपन से ही मैं अपनी दादी को जानता हूँ। अगर उन्होंने एक बार किसी भी बात के लिए बोल दिया ना, तो फिर कुछ भी हो जाए वह उसे पूरा करवा कर ही रहेंगी। जैसे मेरी शादी को मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन दादी ने बोल दिया था तो ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके मेरी शादी करवा दी। वह तो मेरी किस्मत अच्छी निकली कि मुझे तुम मिल गई जिससे मैं प्यार करता था, वरना अभी तक मैं उस नम्रता के साथ अपनी किस्मत को रो रहा होता। अच्छा तो एक बात बताना, अब जब दादी ने डिमांड कर दी है तो हमें भी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, तो शुरुआत अभी से करें। चुपचाप जाकर कपड़े बदल लो, तुम्हें तो रोज़ ही फैमिली प्लानिंग करनी होती है। मुझे कल के प्रोजेक्ट के लिए तैयारी करनी है, दूर हटिए मुझसे। अरे यार, तुम तो अच्छे खासे मूड का कबाड़ा कर देती हो। अच्छा, अभी मूड का कबाड़ा किया है, अगर ये प्रोजेक्ट टाइम से पूरा नहीं हुआ ना तो इज्जत का कबाड़ा हो जाएगा। उस पर भी कुछ ध्यान दे दीजिए। अभिमन्यु रात में सो रहा था, अचानक उसके पास विशाल का फ़ोन आता है, जिसे सुनते ही अभिमन्यु तुरंत तैयार होकर जाने लगता है। सलोनी, कहाँ जा रहे हो? पूछती है तो अभिमन्यु कहता है, बहुत ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बाद में बताता हूँ। आकर तुम आराम से सो जाना और घर पर किसी को कुछ बताना भी मत। ऐसा क्या हो गया जो इतनी रात को यूं अचानक जाना पड़ गया? बहुत परेशान लग रहे थे, शायद विशाल भैया का फ़ोन था। अभिमन्यु तुरंत ऑफिस पहुंचता है, जहां पर विशाल पहले से ही था और साथ में मैनेजर भी। सभी बहुत परेशान थे। पता नहीं अभिमन्यु क्या हो गया, हमारी कंपनी के शेयर एकदम से डाउन पर जा रहे हैं।
बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कल तक हमारे हाथ में थे, रातों रात हमारे हाथ से छीन लिए गए। हमारी कंपनी नंबर 1 पर थी और पिछले 5 घंटे में हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत नीचे आ गई है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो रहा है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है। ऐसा नहीं हो सकता। दादाजी, पापा जी सभी का सपना है कि यह कंपनी, इतने सालों से मैंने इसे अपने हाथ में ले रखा है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर अचानक ऐसा कौन सा दुश्मन आ गया जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। अभिमन्यु विशाल के साथ सभी परेशान रहते हैं, लेकिन कोई भी ये पता नहीं लगा पा रहा था कि आखिर यह सब करने के पीछे हाथ किसका है। रात से सुबह हो जाती है। इधर सलोनी भी बहुत परेशान थी। आखिर वह सुबह उठकर सभी से क्या बोलेगी जब सब अभिमन्यु के बारे में पूछेंगे। इतने में ही अभिमन्यु आ जाता है। सलोनी अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी, तुरंत अभिमन्यु के पास जाती है। अभिमन्यु से कुछ भी नहीं बोलता और बाथरूम में चला जाता है। यह बात सलोनी को बहुत बुरी लगती है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलती और चुपचाप नीचे चली जाती है। थोड़ी देर में वह कॉफ़ी बनाकर लाती है। अभिमन्यु लैपटॉप में बैठकर कुछ कर रहा था। सलोनी उसके पास बैठ जाती है और ध्यान से उसके चेहरे को देखती है, जिस पर इस वक्त बहुत परेशानी और बेचैनी दिखाई दे रही थी। सलोनी अभिमन्यु के हाथ पर हाथ धीरे से अपना हाथ रखती है। क्या बात है, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, कोई है क्या? अभिमन्यु अपनी आंखें बंद कर लेता है, एक लंबी आह भरता है। हमारी कंपनी डूबने की कगार पर आ गई है, जिसे मैंने इतने सालों से संभाल कर रखा था, जो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी का सम्मान है। रातों रात हमारे कंपनी अर्श से फर्श पर आ गई है। क्या जवाब दूंगा मैं दादाजी को? कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं समाज वालों को कि मैं अपनी कंपनी नहीं संभाल सकता? कल तक जो कंपनी नंबर 1 पर थी, आज वो बिल्कुल नीचे आ चुकी है। इतने सोर्स यूज कर लिए पता लगाने के लिए कि कौन है जो हमारी कंपनी के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। हमारी कंपनी की इमेज डाउन होती जा रही है, शेयर गिरते जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलोनी अभिमन्यु को गले लगा लेती है और उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहती है, आप शांत हो जाइए। ईश्वर हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, क्योंकि हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है। अगर हमारी कंपनी डूब गई सलोनी, तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कहाँ लेकर जाऊंगा मैं अपने परिवार वालों को? आज तक जिस अभिमन्यु ने पूरी सोसाइटी में अपनी एक इमेज बना कर रखी थी, आज मैं लोगों की हंसी का पात्र बन जाऊंगा। कुछ नहीं होगा, पर आप भरोसा कीजिए, मुझे अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास है, हमारे साथ इतना गलत नहीं करेगा। तभी नीचे से दादी जी की आवाज़ आती है। अभिमन्यु तुरंत अपने आंसू साफ करता है और सलोनी से कहता है कि घर पर किसी को कुछ भी मत बताना। अभिमन्यु घर वालों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहता था, लेकिन वह बहुत ही परेशान था। इसी तरह 4 दिन बीत गए और चौथे दिन में उसकी कंपनी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अभिमन्यु और विशाल सब तरीके से प्रयास करके हार जाते हैं, लेकिन उन्हें उस आदमी का पता नहीं लगता जिसके हाथ इन सब के पीछे थे। इन सब में सलोनी बराबर अभिमन्यु के साथ खड़ी थी, उसे सहारा दे रही थी, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। कंपनी बहुत नीचे आ चुकी थी। अभिमन्यु के हाथ से बड़े बड़े प्रोजेक्ट जा चुके थे। उसे डर था कि कुछ जल्दी यह सब कुछ न्यूज़ और मीडिया के सामने आ जाएगा, घर वालों को पता चल जाएगा, फिर क्या होगा। ऐसे ही अचानक एक दिन उसके पास एक फ़ोन आता है, जिसे सुनकर अभिमन्यु तुरंत वहाँ से चला जाता है। विशाल के पूछने पर भी वह किसी को कुछ नहीं बताता। अभिमन्यु उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर उस फ़ोन करने वाले ने उसे बुलाया था। एक आदमी उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। आइए मिस्टर अभिमन्यु अग्रवाल, आजकल बहुत परेशान लग रहे हो, होना भी चाहिए। आखिर जो इंसान 5 दिन पहले तक MP का सबसे पावरफुल आदमी था, आज वह अर्श से फर्श पर आ गया है, तो बुरा तो लगेगा ही। क्या चाहते हो? जो बचा है उसे बचाना चाहते हो, या जो खोया है उसे वापस पाना चाहते हो, या फिर जो बचा है उसे गवा कर सड़क पर आना चाहते हो? फैसला तुम्हारे हाथ में है। कौन हो तुम? किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहे हो? जानते हो ना मैं तुम्हारा क्या हाल कर सकता हूँ? मैं किसी के कहने पर कोई काम नहीं करता, क्योंकि मैं जो करता हूँ अपनी मर्जी से करता हूँ। तुम तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। गलती से मेरी एक चीज़ जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, वह तुम्हारे पास आ गई है। मेरी वह चीज़ मुझे वापस कर दो। मुझे तुम्हारा जो कुछ भी छीनना है वह सब तुम्हें वापस कर दूंगा। अगर तुमने मेरी वह चीज़ वापस नहीं की, तो तुम्हारे पास जो भी बचा है उसे भी छीन कर तुम्हारी वह हालत कर दूंगा कि तुम पानी को तरसोगे। तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अभिमन्यु गुस्से में आगे बढ़ता है। तभी वह आदमी घूमता है। उसका चेहरा देखकर अभिमन्यु हैरान हो जाता है। अधिराज, तुम ये सब कुछ कर रहे हो? दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुमने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है।
सॉरी मिस्टर अभिमन्यु, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं। मैंने तो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, दिल से बढ़ाया था, लेकिन तभी मैंने देखा कि जिस चीज़ की तलाश मुझे बरसों से है वह चीज़ तो तुम्हारे पास है, और आप मुझे वह चीज़ इतनी आसानी से देंगे नहीं, इसलिए आपको थोड़ा फिल्म दिखाना ज़रूरी था। ट्रेलर देख लिया है ना, अब आगे और कुछ भी देखना बचा है तो बता दीजिए। आखिर तुम्हारी कौन सी चीज़ मेरे पास रह गई है, बल्कि रह नहीं गई है, बल्कि गलती से आ गई है। आपकी पत्नी सलोनी मुझे चाहिए। अधिराज, तुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? थोड़ा सोच समझ कर बोल, तू किसके बारे में बोल रहा है? सलोनी सिर्फ मेरी पत्नी नहीं है, वह मेरा अभिमान है, स्वाभिमान है, वह मेरी सांसें हैं, वह मेरी ज़िंदगी है, मेरी धड़कन है। अभिमन्यु मर सकता है, लेकिन अपनी सलोनी को किसी को दे नहीं सकता। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के बारे में ऐसा बोलने की? तुम्हारी पत्नी का जानते हो अपनी पत्नी के बारे में? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी राजस्थान की राजकुमारी है? पूरा सिंहासन अभी भी उसका इंतजार कर रहा है। प्रजा आपकी राजकुमारी का इंतजार कर रही है, और जिसे तुम अपनी पत्नी बता रहे हो ना, बचपन में ही उसका विवाह मेरे साथ तय हो चुका था। इतने वर्षों से हम उसकी तलाश कर रहे थे। जब आप बताइए, आपका रिश्ता तो आप उनके साथ आज जुड़ा है, मेरा तो बरसों पहले ही हो चुका था। तो उस पर हक तुम्हारा है या मेरा? मिस्टर अभिमन्यु, सिर्फ 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। सोच समझ कर अच्छे तरीके से विचार कर लो, मुझे सलोनी वापस कर दो, वरना तुम्हारे बिजनेस का, तुम्हारे पूरे परिवार का क्या होगा यह मुझे भी नहीं पता। अभिमन्यु गुस्से में अधिराज की गर्दन पकड़ लेता है। अधिराज लाल आंखों से अभिमन्यु की तरफ देखता है और पलट कर वह अभिमन्यु की गर्दन पकड़ लेता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे को जान से मार देना चाहते थे। इतने में ही अभिमन्यु का फ़ोन बजना शुरू हो जाता है। देख ले, तेरा फ़ोन बज रहा है, शायद कोई बुरी खबर तेरा इंतजार कर रही हो। हेलो अभी बेटा, मैं दादाजी बोल रहा हूँ। कुछ लोग मुझे ज़बरदस्ती पकड़ कर अपने साथ ले आए हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है बेटा, मैं कहाँ पर हूँ। अधिराज, तूने मेरे दादाजी को पकड़ लिया है। यह तूने बहुत गलत किया है। अब मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला। यह गलती भी मत करना। जहाँ तूने मुझे नुकसान पहुँचाया, वहाँ तेरे दादा ऊपर पहुँच जाएगा। इसलिए चुपचाप समझदारी के साथ मुझे सलोनी वापस कर दे। अपना दादा वापस ले ले, अपना बिजनेस वापस ले ले। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सलोनी से मतलब है। क्या तुझे सलोनी सलोनी लगा रखा है? पत्नी है वो मेरी, शादी की है पूरे रीति रिवाज के साथ, मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। तुझे जो करना है कर ले। तो फिर ठीक है, अब तू भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। और हाँ, सबसे पहले अपने घर में एक अर्थी और कफन का इंतजाम कर ले, क्योंकि तेरे दादा बहुत जल्द तेरे पास पहुंचने वाला है, वह भी लाश के रूप में। अभिमन्यु अधिराज के मुंह में एक घुसा मारता है और उसकी वजह से अधिराज के मुंह से खून आ जाता है। अधिराज मुस्कुरा कर कहता है, गुस्सा निकाल रहा है, निकाल ले, लेकिन दिमाग चला। पत्नी तो तुझे आज मिली है और परिवार बचपन से तेरे साथ है, जिनकी वजह से तू आज यहाँ पर खड़ा है, जिनकी वजह से तुझे सलोनी मिली है। क्या चाहता है वह सारे सड़क पर आ जाएं, तेरा दादा ऊपर पहुँच जाए। क्या जवाब देगा तू अपनी दादी को? क्या जवाब देगा तू अपने माँ बाप को? तूने अपनी पत्नी की वजह से अपने दादाजी को, अपने परिवार को खतरे में डाल दिया। मैं अपने परिवार को जानता हूँ, तू उसकी चिंता मत कर। अभिमन्यु वहाँ से वापस आ जाता है। वह सीधे विशाल के पास जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। विशाल अभिमन्यु का ही साथ देता है और दोनों मिलकर दादाजी का पता लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरे 5 घंटे बीत चुके थे और दादाजी का कुछ भी पता नहीं चला था। यहाँ पर सलोनी बहुत परेशान थी, क्योंकि सुबह से घर पर सभी लोग अभिमन्यु के बारे में पूछ चुके थे। सलोनी उनके सवालों से बचने के लिए झूठ बोल देती कि वह बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए हैं, और खुद ऑफिस चली जाती। ऑफिस पहुंचकर भी उसे ना तो विशाल मिला और ना ही अभिमन्यु मिलता है। सलोनी जब अभिमन्यु को फ़ोन करती है तो सलोनी का फ़ोन भी वह नहीं उठा रहा था। हे भगवान, अभी तुम कहाँ चले गए हो? मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हो, ना ही मुझे बता रहे हो कि तुम कहाँ हो। तुम रात के निकले हो, दोपहर के 12 बज चुके हैं और तुम्हारा कुछ भी पता नहीं तुमने कुछ खाया या नहीं। यह हमारे साथ क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अधिराज राजा की तरह कुर्सी पर बैठा था। अभिमन्यु, तुम्हें घुटने टेकने ही होंगे मेरे सामने। मेरा नाम अधिराज प्रताप राठौड़ है। इतने सालों से जिसकी तलाश थी, आज मुझे वह मिली है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी अपनी बाजी तुम्हारे हाथ में दे दूंगा? बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सलोनी से शादी करूंगा और यहाँ पर राजा भी बनूंगा। जिसकी तमन्ना मैंने इतने सालों से रखी है, जिसके लिए मेरे बाप ने अपने हाथ खून से लाल किए हैं, जिसकी वजह से मैंने इतने सालों तक इस राज्य को गुलाम बनकर यहाँ की सेवा की है, इतनी आसानी से मैं सब कुछ तेरे हाथों में नहीं जाने दूंगा।
सलोनी शाम को वापस घर आती है तो बहुत उदास थी, क्योंकि उसकी अभी तक अभिमन्यु से कोई बात नहीं हुई थी। कुसुमा जी उससे अभिमन्यु के बारे में पूछती हैं, उसे कुछ पता होता तो बताती। वह फिर से बोल देती है कि वह मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए हैं, शायद कल तक आएंगे। इतना बोलकर वह अपने कमरे में आ जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है अभिमन्यु, जो तुम मुझसे बहुत कुछ बताना ही नहीं चाहते। सुबह से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, कम से कम एक बार मुझे यह तो बता देते कि तुम ठीक हो, कहाँ पर हो। क्या बात है बेटा सलोनी, तू इतनी उदास क्यों दिखाई दे रही है? कैसी बेवकूफ़ औरत है। इसलिए तो मैं बोलती हूँ ना कि तू, तेरे पास अकल वकल कुछ नहीं है। अरे भाई, इसका पति साथ में नहीं है तो उदास ही होगी ना, और क्या होगी। तेरा बेटा बिजनेस के सिलसिले में अपनी पत्नी का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। देख, मैंने अपने बेटे को कितनी अच्छी शिक्षा दी है, हमेशा तुझे अपने साथ अपने गले में लटका कर घूमता है। और एक तेरा बेटा है, तूने उसे कुछ सिखाया ही नहीं। माँ जी, आप हर बात पर ना इस तरीके से मुझे परेशान मत किया कीजिए। कुछ भी बोल देती हैं आप। जानती हो ना कि मैं, आपका बेटा मुझे कुछ ना गले में लटका कर घूमता है। मुझसे दिन भर इतना झगड़ा करते हैं, मैं ही जानती हूँ। और आप इस सारी बातें इसलिए पा रही हैं क्योंकि पापा जी इस वक्त घर पर नहीं हैं, 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। पापा जी होते ना तो आप भी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी और उनके बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। तुझे बड़ी मेरी खबर रहती है, अपनी खबर रखा कर। मेरे काम में टांग मत अड़ा, डंडा मार कर तेरे टांगे तोड़ दूंगी। यह छड़ी जो मैं लेकर चलती हूँ ना, कब तेरे टांगों पर पड़ जाए मुझे भी नहीं पता चलेगा। सलोनी बेटा, तेरी सास बिल्कुल पागल हो गई है। बेटा तू खाना खा ले और मेरी अभिमन्यु से बात करा दे, मैं उसे अभी डांट लगाती हूँ। नई नवेली दुल्हन को छोड़कर पता नहीं कहीं कहीं घूमता फिरता है। अरे कुछ दिन बाहर नहीं जाएगा तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सुबह से देख रही हूँ बच्ची कैसे मुंह बनाकर घूम रही है। नहीं दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी अभिमन्यु जल्दी ही आ जाएंगे। वह तो बस थोड़ा सा ऑफिस का काम मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसी वजह से मुझे टेंशन थी कि कहीं वह आकर मुझ पर गुस्सा ना करें। अकेले काम भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। उस नालायक की इतनी हिम्मत कि तुझे एक शब्द बोल दे। अगर बोले तो मुझे बताना। सलोनी इधर उधर करवट बदल रही थी और बार बार अभिमन्यु का नंबर लगा रही थी, लेकिन अभिमन्यु अभी भी उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैसेज का भी कोई आंसर नहीं आ रहा था। सलोनी बेचैनी से इधर उधर घूमती रहती है। वह अपने दिल की बात घर में किसी को बता भी नहीं सकती थी। रात को 1 बजे अभिमन्यु वापस आता है। उसे देखते ही सलोनी तुरंत दौड़कर उसके पास जाती है। कहाँ चले गए थे आप? जानते हैं मैं कितनी परेशान हो गई थी। आपको इतने सारे फ़ोन किए, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। कम से कम मैसेज का तो आंसर कर दिया होता। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं किसी के भी सवालों का या फ़ोन का जवाब दे सकूँ। अभिमन्यु का ऐसा जवाब सुनकर सलोनी चुप हो जाती है और तुरंत बाहर जाने लगती है। अभिमन्यु पूछता है, कहाँ जा रही हो? आपके लिए खाना लाने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना खाकर आया हूँ, जाकर सो जाओ। अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। प्लीज़ सलोनी, मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत ख़राब हो रखा है। तुम चुपचाप जाकर सो जाओ। मैं नहीं चाहता कि इस वक्त मैं तुमसे कोई भी बहस करूं। दोस्तों, इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि अब अभिमन्यु क्या करेगा। क्या वो सलोनी को अधिराज के पास वापस भेज देगा? कैसे वो अपने दादाजी को बचाएगा? जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों, तब तक एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, व्यूज़ काफ़ी कम होते जा रहे हैं, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।